कुमार हाउस में आज एक खास रौनक थी। सपना और सुमन अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। पुनीत अभी अभी अस्पताल से लौटा था तो वह अपनी माँ बिमला जी के पास ही बैठ गया। बेटा, अब तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो, बिमला जी ने स्नेह से कहा। मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी की तैयारी भी अब इसी साल कर लेनी चाहिए। तुषार जी ने बताया है कि हमारी बहू तान्या वापस आ रही है और मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं तो तैयारी करने लगी हूँ बस। मैंने तो तुम्हारे पापा बीरेंद्र साहब से कह दिया है कि तुषार जी को भी बुला ले। बस फिर मैं तुम्हारे इस फर्ज से भी निपट जाऊंगी। बिमला जी के चेहरे पर सुकून था, जबकि पुनीत हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर वही पुराने दबे हुए जज्बात झलकने लगे थे। वो वर्षों से तान्या को चाहता था और अब आखिरकार वह वापस आ रही थी। कुमार हाउस में उस वक्त दो परिवार रहते थे। घर के दो हिस्से कर दिए गए थे। वैसे तो अमन कुमार के चार बेटे थे। सबसे बड़े बीरेंद्र साहब, जिनकी पत्नी बिमला जी थी, उनका एक लौता बेटा डॉक्टर पुनीत इस पूरे परिवार का सबसे बड़ा वारिस था। करीब साल पहले अमन कुमार ने अपने दोस्त की पोती तान्या से तय कर दिया था। इसके बाद घर की दो बेटियां सुमन और सपना, जो दोनों ही शादीशुदा थीं। तीसरे नंबर के बेटे कुणाल, जिनके दो बेटे मोहित और राहुल थे, और दो बेटियां अनीता व नीतू। सबसे छोटे बेटे प्रवीण थे, जिनका बेटा करण था। बड़ी माँ, हमारी भी करवा दो ना शादी, अचानक करण ने मासूमियत से कहा तो सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ घूम गईं। पूरा कुमार हाउस उस वक्त हंसी और अपनापन से गूंज उठा था। बरखुरदार, पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, प्रवीण ने तेज लहजे में कहा। फिर कुछ बन जाओ, उसके बाद कर देंगे तुम्हारी शादी। निकम्मे, पिछले सेमेस्टर में भी फेल हुए थे और अब शादी करनी है। कुछ सीखो पुनीत से। करण सिर खुजाने लगा और बाकी सब उसके हाव देखकर जोर जोर से हंस पड़े। चलो, आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, पुनीत ने हंसते हुए कहा और उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने बेड के पास रखी साइड टेबल पर एक पुरानी फोटो देखी, उसके बचपन की सगाई की फोटो। उस वक्त वह 18 साल का था। बेहद गुस्से में खड़ा हुआ और उसके साथ 15 साल की तान्या थी, जो मुस्कुरा रही थी। उसे तब यह समझ ही नहीं थी कि यह शादी जिंदगी भर का बंधन है। मगर पुनीत जानता था और वह गुस्से में भी था, क्योंकि उसकी भी कोई मंशा नहीं थी इतनी छोटी उम्र में शादी करने की। लेकिन घर वालों के जोर और समझाने बुझाने पर आखिर उसे मानना ही पड़ा। तुषार अंकल और रश्मि आंटी, जो उसके पड़ोसी थे और उसके पापा के दोस्त भी, उनकी बेटी थी तान्या। सगाई के कुछ दिन बाद कुछ समय तक वो इसी शहर में रहे, क्योंकि उनके पापा की तबीयत बहुत खराब थी। फिर जब उनका देहांत हुआ तो वे दोनों वापस लंदन चले गए, क्योंकि रश्मि आंटी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। शादी के कुछ महीने बाद ही तुषार अंकल को लंदन की एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी और वही बहाना बन गया वहां बस जाने का। अब जब वे इतने सालों बाद वापस आए थे तो अमन कुमार ने रिश्तों को मजबूत करने के लिए तान्या का रिश्ता अपने लाडले पोते पुनीत से तय कर दिया था। और फिर कुछ समय बाद, उस बात को 10 साल बीत चुके थे, तब से लेकर अब तक वे लोग कभी वापस नहीं आए। अब तान्या 25 साल की हो चुकी थी और पुनीत 28 साल का। एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसने फोटो उठाई और मुस्कुराते हुए तान्या को देखा। धीरे से तस्वीर पर हाथ फेरते हुए वह बुदबुदाया, तुम अब कैसी दिखती हो तान्या, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। वो शब्द उसके दिल से निकले थे, जैसे कोई पुराना एहसास फिर से जाग उठा हो। मोबाइल की घंटी बजते ही पुनीत चौंक गया। उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर डॉक्टर बिमल का नाम चमक रहा था। डॉक्टर पुनीत, हमें एक सेमिनार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, बिमल ने कहा। कल सुबह तैयार रहिएगा।
पुनीत ने जी सर कहकर हामी भरी और कॉल काट दी। अगले दिन सुबह सुबह वह दिल्ली से मुंबई के लिए निकल गया। उधर लंदन की ठंडी शाम में तान्या सड़क पर अपनी साइकिल चलाती घर लौट रही थी। उसे बचपन से ही साइकिल चलाने का शौक था। उसका मानना था कि साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो शरीर को हमेशा एक्टिव रखती है। वो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट थी, इसीलिए सेहत और फिटनेस का उसे खास ध्यान रहता था। घर पहुंची तो रश्मि जी लिविंग रूम में बैठी किसी मैगजीन में डूबी हुई थी। हाय मॉम, पापा नहीं आए अभी? तान्या ने उनके सामने बैठते हुए पूछा। बस आते ही होंगे, रश्मि जी ने मुस्कुराकर कहा। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी हेल्पर रिंकी को आवाज दी। रिंकी, खाना टेबल पर लगा दो। थोड़ी देर बाद जब सब खाने की टेबल पर बैठे तो रश्मि जी ने अचानक बात छेड़ दी। अब तुम्हारी हाउस जॉब भी खत्म हो चुकी है तान्या, किसी अच्छे अस्पताल में अप्लाई कर दो। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सोच ही रही हूँ मॉम। तभी तुषार जी ने गंभीर लहजे में कहा। मेरे ख्याल से तुम्हें अब इंडिया जाकर ही अप्लाई करना चाहिए तान्या, क्योंकि अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। उनकी बात सुनकर तान्या का निवाला जैसे गले में ही अटक गया। उसने धीरे से पानी का घूंट लिया मगर चेहरा उतर गया था। दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि बात किसी और दिशा में बढ़ने वाली है। उसने रश्मि जी की तरफ देखा जो अविश्वास से तुषार जी को घूर रही थी। मतलब क्या है आपका? तुषार ने नाराजगी में कहा। हमारी बेटी अब इंडिया में रहेगी। ये तो बिल्कुल बेकार बात है। यहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं और आप उसे वापस भेजना चाहते हैं। मैं तो पहले दिन से ही इस बचपन की सगाई के खिलाफ थी। इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। उन्होंने झुलझुलाते हुए आगे कहा। बाकी अगर वो लड़का इसे खत्म नहीं करना चाहता तो उसे कहिए कि यहाँ किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करे, यही रह ले। लंदन में तरक्की के बहुत मौके हैं। वहाँ इंडिया में क्या रखा है? एक सरकारी अस्पताल में मामूली सी नौकरी कर रहा है। उससे ज्यादा मेरी बेटी यहाँ कमा लेती है। मेरी बेटी वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि या तो वो यहाँ आ जाए या फिर इस रिश्ते को खत्म कर दे। रश्मि जी की बात पूरी होते ही तुषार जी का चेहरा तमतमा उठा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रश्मि? उन्होंने गुस्से में चम्मच प्लेट में पटकते हुए कहा। मेरे पिताजी ने ये रिश्ता अपने हाथों से तय किया था और तुम इसे तोड़ना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहते ही दोनों के बीच बहस तेज हो गई। रसोई और लिविंग रूम की हवा तक जैसे भारी हो गई थी। तान्या परेशान सी उन्हें देखती रही, फिर अचानक बोल पड़ी। बस कीजिए आप दोनों। और पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी जॉइंट फैमिली में, नेवर। उसकी आवाज में झुलझुलाहट थी और आंखों में बगावत। तुषार जी ने अविश्वास से अपनी लाडली को देखा, मानो उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? उन्होंने धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में कहा। वो सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो कोई मामूली लड़का नहीं है। उसने अमेरिका से स्पेशलाइजेशन किया है और वहाँ एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहा है। उनके शब्दों में गर्व भी था और तान्या के बदले हुए रवैये पर गहरा अफसोस भी। तुषार जी ने उसे समझाने की कोशिश की। तान्या बेटा, बस एक बार जाकर देख तो लो, सब अपने लोग हैं। लेकिन तान्या ने बीच में ही बात काट दी। सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकती। मैं कैसे जिंदगी गुजारूं ऐसे इंसान के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। बचपन में तो मुझे सगाई का मतलब भी नहीं पता था। मैं तो बस इसे कोई मजाक या खेल समझ रही थी। प्लीज डैड, मुझे फोर्स मत कीजिए। वो आखिरी लहजे में बोली थी जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। रश्मि जी ने अपने चेहरे पर एक जीत सी मुस्कान लाते हुए तुषार जी की ओर देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। हालांकि अमन कुमार या उनके परिवार ने कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन ना जाने क्यों रश्मि जी के मन में उनके लिए हमेशा एक अजीब सी नफरत थी और वही जहर उन्होंने धीरे धीरे अपनी बेटी तान्या के दिल में भी उतार दिया था। तुषार जी ने चुपचाप खाना छोड़ दिया और बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चले गए।
तान्या अपने पापा को नाराज नहीं देख सकती थी। पूरी रात बेचैनी में गुजरी। अगले दिन सुबह वह उनके कमरे में आई। डैड, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुषार जी अखबार में नजर गड़ाए बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अब आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे क्या? तान्या झुलझुला गई। तुषार जी ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी के साथ बोले, मैं कौन होता हूँ तुम्हें मजबूर करने वाला? बेटा, मेरा क्या है, शायद मेरी जिंदगी यहीं कट जाएगी, अपनों से दूर ही। देखो ना, किस्मत को 2 साल से एक भी छुट्टी नहीं मिली। हमेशा यही होता है, ना तो मैं वहाँ के किसी फंक्शन में जा पाता हूँ, ना किसी खुशी में शामिल हो पाता हूँ। तुम्हारी माँ तो वैसे ही वहाँ जाना पसंद नहीं करती। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अब तो वहाँ शादी है, उसमें भी नहीं जा पाऊंगा। और ऊपर से सबको उम्मीद थी कि मैं तुम्हें लेकर आऊं, तुम्हारी शादी करवाकर वापस लौट जाऊं, लेकिन लगता है वो उम्मीद भी अब अधूरी ही रह जाएगी। उनकी आंखों में नमी थी, जैसे पिता होने का गर्व और बेटी से जुड़ी बेबसी दोनों एक साथ टकरा रहे हों। मगर अब मुझे यह सोचकर डर लग रहा है डैड, कि यह सब आखिर कैसे होगा। तान्या ने धीमे स्वर में कहा। तुषार जी ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। तान्या ने लंबी सांस ली और बोली, डैड, मेरे ख्याल से पुनीत को भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई और हो। बाकी रही बात उस शादी में जाने की, तो मैं चली जाती हूँ, और हाँ, वहां जाकर मैं सगाई तोड़ दूंगी। वो बिल्कुल इत्मीनान से बोली थी, मानो कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि कोई साधारण बात कर रही हो। तुषार जी बस उसे देख कर रह गए। उनकी आंखों में एक पल को हैरानी, फिर गहरी थकान उतर आई। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अगर सगाई तोड़नी है तो जाओ, जाकर खुद ही बात कर लो। तान्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। थैंक यू सो मच डैड, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। वो झट से उठी और जाकर तुषार जी के गले लग गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखें नम थीं, शायद इस बात से कि उनकी बेटी अब सचमुच उनसे दूर जाने वाली थी। रश्मि जी ने लाख मना किया, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं तान्या, सब बेकार है ये। मगर तान्या नहीं मानी। आखिरकार अगले हफ्ते उसने इंडिया जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो पूरा परिवार उसे लेने आया हुआ था। इतने सारे लोग देखकर वो खुद हैरान रह गई। सबके चेहरे पर खुशी और अपनापन झलक रहा था। उसका स्वागत ऐसे किया गया मानो कोई बहुत बड़ी मेहमान आई हो, जैसे वह किसी राजा की बेटी हो। जब वे लोग कुमार हाउस पहुंचे तो तान्या उस विशाल घर को देखकर ठिठक गई। उसे 10 साल पहले का वही मंजर याद आया, जब वह पहली बार यहाँ आई थी। तब वह 15 साल की थी और इस बड़े शानदार घर को देखकर बेहद उत्साहित हो गई थी। लंदन में तो छोटे छोटे फ्लैट्स होते थे, लेकिन यहाँ तो जैसे हवेली नुमा मकान, बड़ी फैमिली और हर तरफ अपनापन। उसकी खातिर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए गए थे, मिठाइयाँ, स्नैक, पकवान, सब कुछ। वो देखती रही, मुस्कुराती रही, मगर मन के किसी कोने में एक डर अब भी चुपचाप बैठा था। आगे क्या होगा? मगर वो तो बस नाम भर ही खा रही थी। बेटा, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही हो? बिमला जी ने प्यार से पूछा। आंटी, मैं थोड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ, और अगर इतना सब खा लिया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, जो मेरे लिए अनहेल्दी है। मैं आपको अपना डाइट प्लान बता दूंगी, आप कल से बस वही सब बनवाइएगा, उसने बड़े नरम लहजे में कहा, और फिर उबले हुए चावल के बस 2 चम्मच लेकर चुपचाप खा लिए। बिमला जी का चेहरा एकदम उतर गया। कितनी चाहत से वो कल रात से उसके लिए तरह तरह के व्यंजन तैयार कर रही थी, यहाँ तक कि मीठे में ही 4 तरह की डिश रखी थी, लेकिन उसने तो उनमें से कुछ भी नहीं चखा। प्लीज मुझे रूम दिखा दीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, उसने कहा। देखो बेटा, बिमला जी ने धीरे से समझाया, सुबह से ही पुनीत के सारे मामा मौसी लोग आए हुए हैं, तो घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है, केवल पुनीत के कमरे के। तुम फिलहाल वहीं रह लो,
वो तो शहर से बाहर गया है। जब वो वापस आएगा ना, तब मैं तुम्हें ऊपर की गैलरी वाले कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। वैसे भी ये शादी के कुछ दिन ही की बात है, उसके बाद कमरे खाली हो जाएंगे। कोई बात नहीं आंटी, आप बस मुझे रूम दिखा दीजिए, उसने सहजता से कहा और फिर पुनीत की कजिन अनीता के साथ पुनीत के कमरे में चली गई। कमरे में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ रहने वाला इंसान बेहद सलीकेदार, हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। उसने मन ही मन पुनीत के इस स्वभाव की तारीफ की। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी और वो ठिठक गई। अरे, ये तस्वीर अब तक संभाल के रखी हुई है? उसने अनीता की ओर देखते हुए हैरानी से पूछा। अनीता बस मुस्कुराने लगी। जी भाभी, और ये तस्वीर बड़ी माँ और बड़े पापा के कमरे में भी लगी है, अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। पुनीत भैया ने तो इसकी कॉपी बनवाकर अपने कमरे में रखवाई थी। वो तो बस अपनी जान ही निकालते हैं भाभी, अनीता ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो उसके भीतर जैसे एक पल में सन्नाटा उतर आया। वो बेचैनी से अपने होठ काटती हुई जाकर बेड पर बैठ गई। मुझे सबको बताना पड़ेगा, ये लोग मुझसे आखिर कैसी उम्मीदें लगा बैठे हैं। अगर मैंने अब भी चुप्पी साधे रखी तो मामला और बिगड़ जाएगा। मैं कल ही उठकर अंकल से बात करूंगी, सब साफ साफ कह दूंगी। वो खुद से बड़बड़ाती हुई लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सब लोग लिविंग रूम में बैठे शादी के कपड़े देख रहे थे। बेटा, अब तुम भी जल्दी से बता दो कि तुम्हें कौन से कपड़े पसंद हैं, ताकि तुम्हारे लिए भी अच्छे अच्छे डिजाइन सिलवा लें। और हमें ये भी बता दो कि तुम्हारी रस्में किस दिन रखनी है। बिमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, उसने सीधी नजर में देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि आप सब चाहते हैं कि मेरी भी शादी की रस्में पूरी हों और मैं इस घर की बहू बन जाऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने पापा को साफ बता दिया था कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं रखना चाहती। इसीलिए आप सब मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिए। मैं यहाँ सिर्फ सगाई तोड़ने आई हूँ। उसके लहजे की सख्ती ने जैसे पूरे माहौल को जमा दिया। लिविंग रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। इसी बीच मुख्य दरवाजे पर खड़ा पुनीत एकदम ठिठक गया। वो तो आज शाम को लौटने वाला था, लेकिन तान्या के आने की खबर सुनकर चैन नहीं मिला और सुबह ही सफर पूरा कर दिया। अभी अभी पहुंचा ही था कि सामने ये सब सुनकर जैसे उसके कदम जड़ हो गए। उसकी वो मोहब्बत जो बरसों से उसके दिल में पल रही थी, आज जैसे बेमोल कर दी गई थी। बिमला जी हैरान रह गईं। ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसे रिश्ते तो नहीं तोड़े जाते, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। शायद नहीं होता होगा आंटी, तान्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मगर इस बार होगा। और प्लीज, मैं आप लोगों से यह सब इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए और ना ही मुझ पर इतना प्यार जताइए। आपको ये सब दिखावे की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने काम के लिए आई हूँ और साथ ही फंक्शन अटेंड कर लूंगी बस। वो एकदम इत्मीनान से बोल रही थी, इसीलिए उसके शब्दों ने सबकी मोहब्बत को जैसे एक झटके में बेमोल कर दिया। पुनीत ने पास खड़े होकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। कैसी बातें कर रही हो बेटा? वीरेंद्र साहब बोले। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। तुम्हें हमारी मोहब्बत दिखावा लगती है? तुम हमारे लिए उतनी ही प्यारी हो जितने हमारे बाकी बच्चे, और हम तो अपनी बहू को सिर पर बिठा कर रखते हैं। हमारा प्यार किसी रिश्ते की वजह से नहीं है बेटा, ये तो दिल से है। तान्या ने नजरें झुका ली, फिर कुछ पल बाद बोली, आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझे ये प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते जैसी बातें समझ नहीं आती और ना ही इस तरह का पारिवारिक माहौल मुझसे झेला जाता है। जो मुझे सही लगा वही कह दिया। आज के जमाने में कौन करता है ऐसी भावुक बातें? और देखिए, जैसे ही मैंने सगाई तोड़ने की बात की, सबका रवैया बदल गया। मैं जानती हूँ आप लोग अपने बेटे की वजह से मुझ पर इतना प्यार लुटा रहे हैं, पर सच कहूँ तो ये सब मुझे जरूरी नहीं लगता।
मुझे किसी के लगाव या केयर की कोई जरूरत नहीं है। उसके लहजे में इतनी ठंडक थी कि कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। वो सचमुच बहुत सख्त थी और उसने आज साबित कर दिया था वो सिर्फ तुषार जी की नहीं बल्कि रश्मि जी की बेटी भी है। नहीं बेटा, हमारा रवैया नहीं बदलेगा, वीरेंद्र साहब ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। अगर तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना तो कोई बात नहीं, हमारे घर में ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। ये रिश्ता पिताजी ने जोड़ा था, उनकी बहुत इच्छा थी, ये सही है, लेकिन हम किसी को जबरदस्ती रिश्तों में नहीं बांध सकते। अगर तुम्हें पुनीत के साथ नहीं रहना तो ठीक है, तुम यहाँ फंक्शन एंजॉय करो, अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, तुम भी हमारे घर की ही हो। और एक रिश्ता खत्म होने से दूसरा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता बेटा। तुषार मेरा दोस्त है और तुम उसकी बेटी हो। यह कहते हुए उन्होंने तान्या के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। तान्या उनके इस अंदाज पर जैसे स्तब्ध रह गई। उसे तो रश्मि जी ने हमेशा यही सिखाया था कि ये लोग सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं, मगर आज वीरेंद्र साहब का सच्चा लगाव और इतनी जल्दी उसकी बात को अहमियत देना उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। दूसरी ओर पुनीत चुपचाप वहां से पलट गया, दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। रात को जब वो घर लौटा तो बिमला जी उसी के इंतजार में बैठी थी। जैसे ही वो अंदर आया, बिमला जी उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। वो तो पहले से ही सब जानता था, इसीलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। छोड़ो ना माँ, जो लोग हमें कुछ समझते ही नहीं उनके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, उसने उन्हें गले लगाते हुए कहा। बिमला जी ने खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है बेटा, चलो मैं खाना लगाती हूँ। वो मना करना चाहता था लेकिन अपनी माँ का दिल रखने के लिए खाना खाने बैठ गया। बेदिली से कुछ कौर खाए, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में लाइट जलाए बिना ही वो सीधा वॉशरूम की तरफ गया, फिर कपड़े बदल कर आकर बेड पर लेट गया। थकान की वजह से उसे नींद जल्दी ही आ गई, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई वजूद उसके बिल्कुल पास हो। उसने करवट ली तो हाथ उठाकर देखा तो उसकी उंगलियां किसी के बालों से टकराईं। महकते लंबे बाल अचानक उसके सामने थे। पुनीत का दिल धक से रह गया। उसने हड़बड़ाते हुए तुरंत लाइट ऑन कर दी। तान्या ने आंखें मलते हुए धीरे धीरे उसे देखा, फिर जैसे ही उसने पुनीत को देखा झट से उठकर बैठ गई। व्हाट द हेल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर आने की? वह चिल्लाते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? यह मेरा कमरा है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यह तुम्हारा लंदन नहीं है जहाँ किसी के कमरे में भी आकर सो जाओगी। पुनीत ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे यहाँ क्या होता होगा यह मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में तुम यहाँ हो। तान्या ने गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बकवास करने की? क्या मैं किसी के साथ सोती रही हूँ? आपने मुझे देखा है? हाउ डेयर यू! वो उसके कंधे पर हाथ मारते हुए उसे धकेल रही थी। पुनीत ने उसे पकड़ लिया, वह खुद को छुड़ाना चाह रही थी। आप मुझे छोड़ दें। पुनीत ने उसे अपने पास खींचा, दोनों हाथ बेड पर रखते हुए उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह बात अपने जहन में रख लो तान्या। फिर वह धीरे धीरे पीछे हट गया और बेड से उठकर सोफे पर लेट गया। तान्या गुस्से से उठी और बाहर जाने लगी, लेकिन पुनीत तेजी से उठकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर दूंगी, तान्या ने चेतावनी दी। पुनीत ने उसे पकड़ते हुए कहा, मेरी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। अच्छा होगा कि तुम अभी कोई तमाशा मत करो। तुम्हें कमरे से जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी मेहमान हो और हम अपने मेहमानों की बहुत कदर करते हैं। जाओ बेड पर सो जाओ। आज रात मैं सोफे पर आराम कर लूंगा और कल से ऊपर गैलरी में सोऊंगा। अभी वहां सोना मुमकिन नहीं क्योंकि सर्दी बहुत है और कंबल मेरे पास नहीं है। माँ से भी इस वक्त मांगना अच्छा नहीं लगेगा। तान्या भी बिना कोई और विरोध किए चुपचाप बेड पर लेट गई। अगली सुबह कमरे में हल्की खटपट से उसकी आंख खुली। पुनीत वार्डरोब के सामने खड़ा कपड़े और
अपनी बाकी चीजें निकाल रहा था। तान्या अपने बाल समेटते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी, मुंह और हाथ धोकर बाहर आई। तभी अचानक वह पुनीत से टकरा गई, लेकिन उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। तान्या उसकी तरफ देखती रही। सिक्स पैक उसके फिटनेस का साफ पता दे रहे थे। वो मन ही मन उससे काफी प्रभावित हुई। ठीक हो तुम? उस्ताद ने जब उसे अपनी तरफ देखते पाया तो पूछा। वह जल्दी से होश में आई और उसके कंधों को पकड़कर सीधी हो गई। फिर वो बिना उसका जवाब सुने बाथरूम की तरफ चला गया। वो कॉल पर रश्मि जी को कल की सारी बातें बताने लगी। अब देखना, कोई भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ जल्दी से सगाई तोड़ो और फंक्शन होने से पहले ही घर लौट आओ। आज ही बात खत्म करो। रश्मि जी ने उसे सलाह दी। नहीं मम्मी, पापा का दिल टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें दुख दूं। आप जानती हैं ना कि आप दोनों मेरे लिए कितने अहम हैं। इसीलिए मैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फंक्शन अटेंड करके ही आऊंगी। चलो देख लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपना ध्यान रखना। रश्मि जी ने कहा तो उसने कॉल काट दी और सोच में पड़ गई कि बाहर जाए या नहीं, क्योंकि कल रात भी सब लोग बहुत उदास थे और उससे ठीक से बात नहीं की थी। फिर उसने सारी बातें झटक दी और बाहर आ गई। बाहर हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन उसे देखते ही सब एकदम चुप हो गए। अरे भाई, क्या हो गया? हमारी तान्या को देखते ही सबके मुंह ऐसे क्यों बन गए? बीरेंद्र साहब बोले। मैंने कहा था ना कि कोई इन बातों को दिल पर मत लो। अब हर किसी की अपनी मर्जी होती है। अगर हम में से कोई किसी पर अपना फैसला थोपे तो वो भी ठीक नहीं। सहन करना सीखो। आइए ना तान्या, हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। आपको भी अगर कुछ लेना हो तो बताइए। अनीता ने मुस्कुराकर उससे बात शुरू की। फिर सब लोग उससे बातें करने लगे। सारा दिन यूं ही गुजर गया। बिमला जी का रवैया भी उसके साथ अब ठीक ही था। किसी ने इस बात को दोबारा नहीं छेड़ा, बल्कि उल्टा उसे शॉपिंग के लिए मॉल भी लेकर गए। उसने मन ना होते हुए भी शादी के फंक्शन के लिए भारी कपड़े खरीद लिए थे। फिर अनीता ने उसे अपने साथ गोलगप्पे भी खिलाए। वो खाना तो नहीं चाहती थी, मगर गोलगप्पे का स्वाद उसे अच्छा लगा। उसका गला भी थोड़ा खराब था और रात को बुखार में वो बेसुध सी पड़ी थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को आवाज दे सके। फिर खुद को संभालते हुए वो उठी और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। उसे पता था कि यह डॉक्टर का कमरा है तो दवाइयाँ जरूर होंगी। उसने मेडिसिन निकाल कर खानी शुरू की, लेकिन पानी वहाँ नहीं था। वो मुश्किल से उठी और चलती हुई बाहर आई, मगर सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे। जग उसके हाथ से छूटकर छन्ने की आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट गया। वह खाली निगाहों से जमीन पर बिखरे कांच को देखती रही। उसका सिर घूम रहा था। उसने सिर पकड़कर अंधेरे को झटकने की कोशिश की, मगर आंखें बंद होती जा रही थी। वो ना आगे बढ़ पा रही थी, ना पीछे हट पा रही थी, क्योंकि चारों तरफ कांच ही कांच फैला था और उसके पांव नंगे थे। उसे लग रहा था कि अब वह गिरकर सीढ़ियों से नीचे ही चली जाएगी। सहारा लेने के लिए उसने रेलिंग को पकड़ लिया। तभी पुनीत, जो ऊपर गैलरी में सो रहा था, नीचे से कुछ टूटने की आवाज सुनकर भागता हुआ आया। सीढ़ियों के पास सिर थामे खड़ी तान्या को देखकर वह चौंक गया। तान्या, आर यू ओके? पुनीत ने उसे पुकारा तो वह जल्दी से उसका बाजू पकड़ते हुए सिर उसके कंधे पर रख गई। उसका शरीर बुखार में तप रहा था, जैसे आग से जल रहा हो। पुनीत एकदम से घबरा गया। तान्या, क्या हुआ तुम्हें? वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। तान्या ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले से निकली ही नहीं। वो झट से उसे उठाकर कमरे में ले आया। इतना तेज बुखार था तो किसी को बताया क्यों नहीं? उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ खाया था तुमने? उसने हल्के से सिर हिलाया। नहीं। अच्छा, तुम लेटो, मैं पानी लाता हूँ, फिर दवा खाकर आराम करो, पुनीत ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। उसने उसे सहारा देकर बैठाया और दवा खिलाई।
गला बहुत सूख रहा है। वो मुश्किल से बोली, अच्छा अब आराम करो, सुबह मम्मी से कहूंगा कि वे तुम्हारे लिए काढ़ा बना दें। काढ़ा गले के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं खुद भी डॉक्टर होते हुए वही लेता हूँ। पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका सिर दबाने लगा। वो हैरान सी बस उसे देखती रह गई। कल तक जो इंसान उससे इतनी बेरुखी से बात करता था, आज वही उसके लिए इतनी फिक्र दिखा रहा था। दवा के असर से वो कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो पूरा शरीर दर्द से भारी लग रहा था और हल्की हल्की खांसी भी आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और पुनीत अंदर आया। वो ट्रैक सूट में था, शायद अभी अभी एक्सरसाइज करके लौटा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने पास आकर उसका माथा छूते हुए पूछा। बेहतर हूँ, वो धीरे से बोली। थोड़ी देर में घर के बाकी लोग भी एक एक करके उसका हालचाल पूछने आए। सबके अपनापन और फिक्र देखकर उसे शर्म सी आने लगी। उसे अपने वो पुराने शब्द याद आने लगे जब उसने उनके लगाव को दिखावा कहा था। पुनीत तो तैयार होकर हॉस्पिटल चला गया, मगर दिन भर कोई ना कोई उसके पास मौजूद रहा। किसी ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। सबकी देखभाल और ध्यान से शाम तक वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। बस सिर में थोड़ा दर्द रह गया था। अनीता ने उसे आराम करने के लिए कहा और बाहर चली गई, लेकिन तान्या बोर हो रही थी तो वो भी उसके पीछे बाहर आ गई। बाहर सब लोग रात का खाना खाकर ग्रीन टी पी रहे थे। अरे बेटा, तुम क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो हमें बता दिया होता। कविता जी ने कहा। नहीं चाची, कमरे में रहकर बहुत ऊब गई थी, सोचा सबके बीच बैठती हूँ। तान्या ने धीरे से कहा। आ जाओ बेटा, इधर बैठो, बिमला जी ने अपने पास जगह बनाते हुए कहा। वो अपनी कनपटियों को हल्के से मलते हुए सोफे से टिककर बैठ गई। अरे तुम्हारे बाल कितने रूखे और पतले हो गए हैं, तेल नहीं लगाती क्या? बिमला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। नहीं, मैं विटामिन वगैरह लेती हूँ, बस इस बार थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई, शायद इसीलिए ऐसे हो गए। तान्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अरे विटामिन वगैरह ठीक है, पर जब तक बालों की जड़ों में तेल नहीं डालोगी तब तक बाल मजबूत कैसे होंगे? देखो सबके बाल कितने घने और लंबे हैं। मैं तो घर पर ही तेल बनाती हूँ, जड़ी बूटियां डालकर, उसी से सबके बाल इतने अच्छे हैं। बालों को भी खुराक चाहिए होती है, विमला जी ने प्यार से कहा। फिर आवाज लगाई, जा अनीता, जरा तेल ले आ, मैं इसकी मालिश करती हूँ। तान्या मना करना चाहती थी, मगर बिमला जी के स्नेह और अपनापन के आगे कुछ कह नहीं पाई। बिमला जी ने उसे अपने पास बिठाया और उसके सिर में तेल लगाकर चंपी शुरू की। धीरे धीरे उसका सिर हल्का होने लगा और पलकें बोझिल हो गईं। कुछ ही देर में वो बिमला जी की गोद में सिर रखकर सो गई। बिमला जी ने इशारे से सबको वहां से जाने को कहा। सब चुपचाप वहां से निकल गए। उन्होंने तान्या को कुशन पर सीधा किया, अपनी शाल उड़ाई और कमरे से बाहर चली गईं। उधर पुनीत थका हारा अभी अभी घर पहुंचा था। जैसे ही वो अंदर आया और सोफे पर आराम करती तान्या को देखा तो पल भर को ठिठक गया। अनीता पास ही बैठी अपने कॉलेज का काम कर रही थी। कैसी तबीयत है इसकी? पुनीत ने धीमे स्वर में पूछा। जी अब काफी बेहतर है, अनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो बड़ी मम्मी ने इसके सिर की चंपी की थी, तभी सो गई और अब तक सो रही है। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, अनीता बोली। बड़ी मम्मी ने मुझे कहा है कि मैं इसके पास बैठी रहूं। तुम जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ, पुनीत ने कहा। फिर वो धीरे धीरे उसे उठाकर कमरे की तरफ बढ़ा। किसी अजीब से एहसास से तान्या की आंख खुली तो पुनीत को देखकर वो सटपटा गई। पुनीत ने कमरे में आकर उसे सावधानी से बिस्तर पर लिटाया और उसके पास बैठकर माथे पर हाथ रखा। कैसी तबीयत है अब? उसने पूछा। जी ठीक हूँ, वो धीमे स्वर में बोली। अच्छा अब आराम करो, पुनीत ने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा। फिर उठकर कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर बाहर आया, अपना तकिया उठाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। तान्या उसे रोकना चाहती थी, मगर शब्द उसके होठों तक आकर रह गए।
वो काफी देर तक करवटें बदलती रही, लेकिन नींद नहीं आई, शायद इसलिए कि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी और दिल में एक अनजाना सन्नाटा भी था। वो कमरे से निकलकर कुछ खाने के इरादे से बाहर आई तो अचानक नजरें सीढ़ियों की तरफ चली गईं। वो आज तक कभी ऊपर नहीं गई थी, तो जिज्ञासा से भरी वो ऊपर का हिस्सा देखने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके से उसके बदन में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। वहां एक गैलरी जैसी जगह थी जिसमें पलंग पर पुनीत लेटा हुआ था, आंखों पर बाजू रखे, इतनी सर्दी में बिना कुछ ओढ़े हुए। पास में कंबल मुड़ा हुआ पड़ा था। वो धीरे से आगे बढ़ी और कंबल उठाकर उसे ओढ़ाने लगी। तभी उसका पैर पुनीत के जूते में उलझ गया और वो सीधी जाकर उसके पास गिर पड़ी। पुनीत की आंखें अभी अभी लगी ही थी कि यह सब हुआ। वो झटके से जागा और तान्या को थामते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ? चांद की हल्की रोशनी में वो उसके चेहरे को देख रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी सांसें तेज थीं। नीचे मेरा दम घुट रहा था, तान्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बहुत रात है तान्या, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मेहमान है घर में, पुनीत ने भारी आवाज में कहा। उसकी बातें और आवाज दोनों ही तान्या के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। मुझे भूख लगी थी। तान्या के मुंह से ये शब्द सुन पुनीत का मन उदास हो गया। पुनीत को उम्मीद थी कि शायद तान्या उसके लिए आई है। पुनीत तुरंत पीछे हट गया और उठकर बैठ गया। जाओ यहाँ से, उसने ठंडे सख्त लहजे में कहा। तान्या के होंठ कांप उठे। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, अपना दुपट्टा ठीक किया और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसके जाते ही पुनीत थकान से पलंग पर गिर पड़ा, माथा थाम लिया और उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। वो खुद को किसी तरह रोक पाया था, मगर मन अब भी बेचैन था। उधर तान्या, जो हमेशा मोहब्बत को दिखावा मानती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुनीत की वह नजदीकी उसे क्यों अच्छी लगी। शादी के दिन शुरू हो चुके थे। आज हल्दी की रस्म थी, जब लड़कियां पीले कपड़ों में सजी थीं और तान्या ने भी पहली बार पारंपरिक पीला परिधान पहना था, मगर उसे दुपट्टा ठीक से ओढ़ना नहीं आ रहा था और झुलझुलाकर उसने दुपट्टा बस गले में डाल लिया। बाहर आई तो पुनीत उसे देखकर ठिठक गया। वो शोल्डर कट कुर्ते में कमर तक आते बालों को आज बांधे एक सादे देसी रूप में दिल में उतर गई थी। नहीं पुनीत, ये बस कुछ दिन के लिए यहाँ है और तुम्हारा रिश्ता भी इसके साथ कुछ दिन का ही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था, जैसे दिल जिद पर उतर आया हो। निगाहें उसकी तरफ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे सफेद रंग के सूट में थी, गले में हल्का पीला दुपट्टा डाले हुए। वहां मौजूद हर लड़की की निगाहें उसी पर टिक गई थीं। कुछ देर बाद फंक्शन शुरू हुआ और सब लड़कियां शादी के गाने गाने लगी। उसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, मगर मजा बहुत आ रहा था। वो तालियां बजा बजा कर सबके साथ हंस रही थी। बीच बीच में उसकी निगाहें पुनीत को ढूंढ रही थी, जो अचानक कहीं गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद लोग कपल डांस करने लगे। उसे भी अनीता ने सिखाया था। सब लड़कियां अपने अपने पार्टनर के साथ लगी हुई थी। जिसे कोई लड़का पार्टनर नहीं मिला, वो दूसरी लड़की के साथ नाचने लगी। वो भी अनीता के साथ डांस कर रही थी। अचानक सामने से पुनीत आ गया। तब अनीता की दोस्त रिया झट से पुनीत की ओर बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं ले आई। प्लीज, अगर बुरा ना मानो तो मुझे पुनीत के साथ ये डांस करना है, रिया ने मुस्कुराकर कहा। उसने होंठ भींचे, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप साइड में जाकर तालियां बजाने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में हल्की सी उदासी तैर गई थी, जैसे कोई अपना कुछ खो बैठा हो और फिर भी जताना ना चाहता हो। रिया डांडिया खेलते हुए लगातार पुनीत से कुछ ना कुछ बातें कर रही थी और वो मुस्कुराकर उसे सुन रहा था। तान्या को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल में धीरे से एक चुभन रख दी हो। अरे अनीता,
बात करो ना अपनी ताई से मेरी रिया के लिए। पहले तो तुम्हारा बहाना यही था कि उसकी सगाई हो चुकी है, अब तो वो बात खत्म हो गई। अब तो पुनीत का रिश्ता मेरी बेटी से पक्का करवा दो। वो वैसे भी पुनीत को बहुत पसंद करती है। रिया की माँ की आवाज उसके कानों से टकराई तो उसे लगा जैसे किसी ने जले में नमक डाल दिया हो। अरे आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बात की है ताई से। और वैसे भी ताई तो अब खुद भी यही चाहती हैं, क्योंकि रिया भी डॉक्टर बन रही है और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, अनीता ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनते ही तान्या एक झटके से उठी और तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई। उसका पूरा अस्तित्व जैसे भीतर से जल उठा था। उसे समझ नहीं आया कि आंखों से बहते हुए आंसू कब उसके गालों को भिगो गए। कमरे में पहुंचते ही वो बेड पर औंधे मुंह गिर गई और खुद को रोक ना सकी, फूट फूट कर रो पड़ी। उधर पुनीत ने डांस करते हुए एक निगाह उस चेहरे पर डाली जो अब तक उसका सुकून हुआ करता था, पर इस वक्त उसकी आंखों में टूटन साफ झलक रही थी। वो कुछ पल को ठिठका, मगर फिर खुद को संभालते हुए उसे नजरअंदाज कर गया। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। रिया उसकी स्टूडेंट थी, पुनीत एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था और वहीं से दोनों की जान पहचान शुरू हुई थी। रिया होशियार, समझदार, बातों में नर्म थी। शायद इसी वजह से घर वाले अब उसे पुनीत के लिए सबसे बेहतर मानने लगे थे। मगर किसी को क्या पता था कि उसी भीड़ के बीच एक दिल था जो बिना कहे ही बिखर गया था। इसीलिए दोनों के बीच बातचीत भी बस औपचारिक सी थी, कोई अपनापन नहीं, कोई गर्मजोशी नहीं। फिर अचानक वो उठकर अंदर की ओर बढ़ गई तो पुनीत ने भी डांस छोड़ दिया और वीरेंद्र साहब की तरफ बढ़ गया। वो उसे आवाज दे रहे थे। मेहमानों को खाना वाना खिलाकर सब इंतजाम निपटाकर जब वो अपने कमरे में आया तो बेड पर औंधे मुंह, चेहरा छुपाए लेटी हुई उस दुश्मन सी दिखने वाली जान को देखा। एक गहरी सांस भरते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खुलने की खट की आवाज पर उसने धीरे से आंखें खोली। देखा कि पुनीत कपड़े निकाल कर पलट रहा था। वो उठकर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी चूड़ियां उतारने लगी। अंदाज उसके चेहरे से ही झलक रहा था कि वो बुरी तरह टूटी हुई है। इतने में एक चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। वो बेख्याली से सिसकारी भर गई। उसकी सिसकारी सुनकर पुनीत पलटा, कपड़े बेड पर रखे और तेजी से उसके पास आया। ये क्या कर रही हो पागल लड़की? वो झुककर बोला। हाथ जख्मी कर लिया तुमने? उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसने झटक दिया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देख पुनीत एक पल के लिए ठहर गया, फिर बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गया। फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी निकाली और उसकी कलाई साफ करने लगा। आंसू टप टप करके पुनीत के हाथ पर गिरने लगे। वो बेचैन सा होकर उसे देखने लगा। वो अब पूरी तरह से हिचकियों के साथ रो रही थी। रिलैक्स रहो, इतना बड़ा जख्म नहीं है, उसने नरमी से कहा। बैंडेज कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके शब्द जैसे हवा में खो गए। वो और जोर से रो पड़ी, जैसे अब तक दबा हुआ सारा दर्द, सारा अपमान एक साथ बाहर निकल आया हो। रिलैक्स रहो, क्या हो गया है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? पुनीत परेशान सा होकर उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए बोला। उसके इस केयरिंग अंदाज में जैसे तान्या के दिल पर कोई ठंडी लहर उतर आई। वो बेख्याली में उसके गले से आ लगी। पुनीत एक पल को जड़ हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। जब वो अच्छे से रो चुकी तो धीरे धीरे पीछे हट गई। मुझे भूख लगी है, वो धीमे से बोली, नाक सुड़कते हुए। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, मैं कपड़े बदल लूं, फिर खाना लेकर आता हूँ। उसने उसके बालों को हल्के से थपथपाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में आए। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लाता हूँ, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना, वो फौरन बोली। पुनीत मुस्कुराया। हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाते, और वैसे भी तुम तो अगले हफ्ते चली जाओगी, अब तुमसे काम करवाना अच्छा नहीं लगेगा।
उसके इस हल्के फुल्के लहजे में छुपे मेहमान वाले शब्द ने जैसे तान्या के दिल पर चोट कर दी। उसे एकदम से अजीब सी कसक हुई, जैसे कोई उसके अंदर से कुछ खींच गया हो। दूर जाने का ख्याल ही उसके दिल को सिकोड़े जा रहा था, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और उसे देखने लगी, जो बड़ी सफाई और लगन से खाना परस रहा था, ट्रे में रख रहा था। कुछ देर बाद पुनीत खाना लेकर आया, ट्रे उसके सामने रखी और खुद उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो उसे देखती रह गई। सामने बस एक साधारण सा खाना था, लेकिन उस पल में उसके लिए वही पूरी दुनिया बन गया था। मम्मी तो बताया करती थी कि उत्तर भारतीय लड़के बहुत लेजी होते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, पहले माँ सब काम करती हैं, फिर बाद में बीवियाँ, लेकिन आप तो ज्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं और यहाँ तक कि मेरी भी इतनी केयर करते हैं। पुनीत हल्का सा मुस्कुरा दिया। यही तो मोहब्बत होती है। मेरी माँ भी करती हैं और बीवियाँ और माँ, ये सब लोग अपनी खुशी से काम करते हैं, किसी को कोई मजबूर नहीं करता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब वैसे ही हो। वो थोड़ी देर रुककर बोला, मेरी माँ, मेरी चाचियाँ, सबको शौक है घर का काम करने का। उन्हें अच्छा लगता है जब घर के लोग खुश होते हैं। बचपन से देखा है, माँ जब तक सबको खाना नहीं खिला देती थी, खुद नहीं खाती थी। अगर कोई घर नहीं आता तो उसका इंतजार करती थी। अब भी वही रूटीन है, पर वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदल गया है। मैंने कई बार कहा है कि जब मैं लेट हो जाऊं तो आप सो जाया करें, मगर वो कोशिश यही करती हैं कि मेरे आने तक जागी रहें, फिर खुद ही मेरे लिए सब कुछ कर लेती हैं। लेकिन जब वो सो रही होती हैं ना, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, अपना काम खुद कर लेता हूँ। इतने साल यूरोप में रहा हूँ स्पेशलाइजेशन के लिए, उसने सहज लहजे में कहा। तो खुद से काम करने की आदत पड़ गई, वरना पहले तो खाना भी मम्मी अपने हाथों से खिलाती थी। पढ़ाई में इतना डूबा रहता था कि खाने का होश ही नहीं रहता था। वो शायद खुद भी नहीं जानता था कि इतनी बातें उसे क्यों बता रहा है। वो उसे ध्यान से सुन रही थी, आंखों में हल्की सी चमक और चेहरे पर गहरी दिलचस्पी थी। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि अपना काम खुद करो, उसने कहा। मॉम डैड भी अपने अपने काम खुद ही करते थे। बाद में एक नौकरानी रख ली थी जो घर संभालती थी, लेकिन यहाँ जैसे सबने मेरा ख्याल रखा। जब मुझे बुखार था, वो तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वो मुस्कुराई। तो ये खास मेरे लिए था या सबके लिए? पुनीत हल्के से हंसा। यहाँ कोई भी बीमार पड़ता है ना, तो सब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। मेरी फैमिली ऐसी ही है, जैसी दिख रही है वैसी ही है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। थोड़ी देर रुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सबको बहुत बुरा लगा जब तुमने कहा कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर सबने सोचा और मैंने भी सोचा। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी से पहली बार समझदारी और एहसास की एक नई शुरुआत महसूस हो रही थी। मेरे ख्याल में हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, पुनीत शांत लहजे में बोला। मैं भी तो शुरू में इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। मुझे लगता था कि ये नाइंसाफी है, हमसे हमारी पसंद पूछी ही नहीं गई। लेकिन मुझे लगता है अलग हो जाना ही बेहतर है। हम दोनों अपनी अपनी पसंद के साथी चुन सकते हैं। उसके इत्मीनान भरे शब्दों ने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया। थोड़ी देर चुप रहकर उसने धीमे से पूछा, क्या आपकी लाइफ में कोई और है? पुनीत मुस्कुराया। है तो नहीं, लेकिन बहुत सी हैं जो शामिल होना चाहती हैं। तो लगता है किसी न किसी को तो चांस देना ही पड़ेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर हंसते हुए बोला, वैसे मेरे हिसाब से अनीता की दोस्त बहुत अच्छी है, मेरी स्टूडेंट है, वो बहुत होशियार लड़की है, डॉक्टर बनेगी वो भी, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो लगता है हमारी जोड़ी ठीक रहेगी। वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन उसकी बात सुनते ही उसके अंदर कुछ टूट गया। वो चुपचाप खाना खाती रही, बाहर से बिल्कुल सामान्य, पर भीतर से जैसे कोई तूफान उठ गया हो। हर निवाला जैसे गले से उतर नहीं रहा था। खाना
खाना खत्म कर वो कमरे में आई और लेट गई, मगर नींद कहाँ थी। उसके दिल में बेचैनी सी उठ रही थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। वो उठी, शॉल ओढ़ी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। ऊपर पहुंची तो देखा पुनीत पलंग पर बैठा कॉफी पी रहा था। अरे क्या हुआ, ऊपर क्यों आ गई तुम? उसने हैरानी से पूछा। वो हल्के से मुस्कुराई। दरअसल नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपके पास थोड़ी देर बैठ जाऊं। बिल्कुल, पुनीत ने कहा और अपने पास जगह बनाते हुए बोला, आओ बैठो। वो हल्की झिझक के साथ उसके पास आकर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही थी, जैसे सर्दी कम कर रही हो या शायद अपने भीतर की घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही हो। शॉल ओढ़ने के बावजूद उसे बहुत ठंड लग रही थी। ठंडी हवा उसके गालों से टकरा रही थी और वो सोच रही थी, पुनीत इतने दिनों से इसी छत पर इतनी सर्दी में कैसे सो लेता है। आप चाहें तो कमरे में जाकर सो सकते हैं, उसने कुछ देर बाद धीमे से कहा। पुनीत ने मोबाइल से नजरें उठाई, थोड़ा चौंका। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती और वैसे भी मैं इसका आदी हूँ, वो सहज लहजे में बोला और फिर मोबाइल पर नजरें झुका ली। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर हल्के से बोली, आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ होना? पुनीत ने उसकी तरफ देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? उसने होंठ भींचते हुए कहा। वो हल्के से मुस्कुराया। मुझे लगता है हमारे बीच अब सारी बातें हो चुकी हैं, नीचे भी काफी बात कर ली हमने, अब कुछ खास बाकी नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, नो प्रॉब्लम। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, पहले भी मैंने ही आपसे सवाल किए थे और तब भी आपने सिर्फ जवाब दिए थे। आपने कभी खुद कुछ नहीं पूछा, यहाँ तक कि आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं ये रिश्ता खत्म क्यों करना चाहती हूँ। उसके लहजे में शिकायत थी और आंखों में वो दर्द जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। पुनीत ने मोबाइल साइड में रखा और पूरी तरह उसकी तरफ मुखातिब हुआ। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, सवाल करना चाहता था पर लगा अब मेरा वो हक नहीं रहा, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें अपनी पसंद का पूरा अधिकार है। फिर उसने हल्की सांस भरते हुए जोड़ा, शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और है जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। उसके लहजे में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक हल्का सा दर्द था, जैसे किसी ने धीरे से कुछ छीन लिया हो और वो उसे वापस मांगने की हिम्मत भी न रखता हो। वो बड़ी संजीदगी से बोला था और उससे पहले कि तान्या उसे ये बात बता पाती कि उसकी जिंदगी में कोई और नहीं है, तभी अचानक रिया की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। अरे वाह, आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो लगा था कि आप लोगों का रिश्ता खत्म होने वाला है। रिया ने पास आकर थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, पर उसकी नजरें अजीब सी थीं। पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है रिया, अगर तुम यहाँ होती तो तुमसे भी बातें करता। वो इत्मीनान से बोल गया, लेकिन उसके लहजे ने तान्या को शॉक्ड कर दिया। वो बस एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। उसके दिल में जैसे किसी ने चुभन सी छोड़ दी थी। उसे बहुत बुरा लगा कि पुनीत ने रिया और उसे एक बराबर में खड़ा कर दिया। मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, वो धीमे से बोली और उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जब उसने पलट कर देखा तो रिया बड़ी नजाकत से हाथ में कप लिए कॉफी पी रही थी और पुनीत वहीं बैठा था, जैसे उसे उसकी परवाह ही ना हो। तान्या ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए सिर झुका लिया और नीचे चली गई। कमरे में आकर जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे बिस्तर पर किसी ने कांटों का बिछौना डाल दिया हो। हर करवट बेचैनी थी, कोई सुकून नहीं। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस वक्त उसका मंगेतर किसी और औरत के साथ बैठा बातें कर रहा है। वो करवटें बदलती रही, आंखें बंद की, मगर नींद कोसों दूर थी। अगले दिन मेहंदी की रस्म होटल में रखी गई थी। तान्या ने मल्टी कलर लहंगे के साथ शॉकिंग पिंक कुर्ती पहनी थी और उसके माथे पर बिंदी, कानों में झुमके और खुले बाल उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। वो बिल्कुल किसी दुल्हन की सहेली जैसी लग रही थी, सादगी में भी बहुत हसीन।
कुछ देर बाद वो सबके साथ होटल के लिए रवाना हो गई। पुनीत तो पहले ही वहां पहुंच चुका था। जैसे ही तान्या होटल में दाखिल हुई, उसकी निगाहें बेचैनी से बस एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, पुनीत को। थोड़ी देर बाद वो होटल के मैनेजर के साथ अंदर आता दिखा। उसके चेहरे की रौनक, उसका आत्मविश्वास और उस सफेद शर्ट में उसकी पर्सनालिटी, पूरे फंक्शन की जान लग रहा था। वो हर लड़की की नजरें उसी की तरफ थी। तान्या ने कदम बढ़ाए, वो उसकी तरफ जा ही रही थी कि अचानक रिया न जाने कहां से आ टपकी और पुनीत की बाह पकड़कर उसे साइड में ले गई। तान्या ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई, चेहरा लाल, आंखों में हल्की जलन और दिल में भारीपन। रिया ने पुनीत को कुछ कपड़े पकड़ाए तो वो उन्हें लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो सफेद कुर्ते पैजामे में और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। तान्या की नजरें उस पर टिक गईं, जैसे उसे देखे बिना उसका दिल चैन ही नहीं पा रहा हो। उधर रिया हंसते हुए उसे बास्कोट पहनाने लगी। दोनों के बीच की वह बेफिक्री, वह नजदीकी तान्या को भीतर तक खल गई। उसका मन हुआ कि बस किसी तरह उस लड़की को वहां से भगा दे। पता नहीं क्यों, पर उसे रिया आज बहुत जहर सी लग रही थी। गुस्से से भरी वो जाकर एक कोने की टेबल पर बैठ गई। फंक्शन में सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन तान्या वहीं चुपचाप बैठी रही। ना उसने किसी को बुलाया, ना किसी ने उसे साथ आने को कहा, क्योंकि सब जानते थे कि तान्या ऐसी महफिलों की आदी नहीं है। और शायद कोई ये भी जानता था कि वो बस एक इंसान को देख रही है जो अब उसका होकर भी उसका नहीं रहा। मगर इस बार तान्या सच में दिल से चाहती थी कि कोई तो उसे बुलाए, कहे कि वह सबके साथ आए, थोड़ा हंसे, थोड़ा मस्ती करे। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग अब उससे ऐसे बात करते थे जैसे कोई पराया इंसान हो, बहुत संभल कर, बहुत रुक रुक कर, ताकि उसे बुरा ना लग जाए। और अजीब बात तो यही थी कि उसे अब यही चीजें बुरी लगने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसे गलत समझ रहा है। उसकी आंखें कई बार नम हुई, पर उसने बार बार आंसू रोक लिए, लेकिन अंदर से वो टूटती जा रही थी। उसका मन हुआ कि वहां से उठे और कहीं दूर चली जाए, जहां कोई उसे देख भी ना सके। जब उसका सब्र जवाब दे गया तो उसने एक वेटर से वॉशरूम का रास्ता पूछा और वहां चली गई। वॉशरूम में पहुंचकर उसने वॉश बेसिन पर झुककर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, पर आंसू जो इतनी देर से रुके हुए थे अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो वहीं एक कोने में बैठ गई, खुद में सिमट कर, जैसे अपना दर्द खुद से ही छुपा रही हो। काफी देर तक वहीं बैठी रही, फिर किसी तरह खुद को संभाल कर बाहर निकली तो सामने एक छोटी सी टेरेस जैसी जगह दिखी। वो वहां जाकर खड़ी हो गई। आसमान में चांद आधा बादलों में छिपा था, जैसे उसकी हालत भी वैसी ही हो, आधी रोशनी में, आधी अंधेरे में। वो ना जाने कितनी देर वहां खड़ी रही, चांद को देखती रही, अपने आंसू पोंछती रही। जब आखिरकार वो वापस हॉल में आई तो देखकर हैरान रह गई। वहां कोई नहीं था, सारे मेहमान जा चुके थे। उसे याद आया कि जब वो वॉशरूम में गई थी तभी फंक्शन लगभग खत्म होने वाला था। उसका दिल धक से रह गया। सब उसे छोड़कर चले गए थे। वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई, हिचकियां ले लेकर रोने लगी। उसका मोबाइल भी आज घर पर ही रह गया था। उसे तो इस शहर के रास्तों तक का ठीक से पता नहीं था। अब वो अकेली थी, भीड़ में सबसे ज्यादा अकेली। मेहमानों के चले जाने के बाद पुनीत मैनेजर से कल के फंक्शन के बारे में कुछ बातें करने के लिए रुका हुआ था। वो वहीं बैठा स्टेज के डेकोरेशन पर बातें कर रहा था और वक्त भी काफी गुजर गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकल रहा था हॉल से गुजरते हुए, तभी उसकी नजर तान्या पर पड़ी। वो एक टेबल पर सिर रखकर रो रही थी। पुनीत वहां जाकर चौंक गया और उसे हैरानी से पुकारा। तान्या झटके से सिर उठाकर उसे देखने लगी। उसकी आंखें नम और हिचकियां अभी भी थीं। फिर अचानक वो उठी और पुनीत के गले लग गई, हिचकियों से रोने लगी। पुनीत वहीं खड़ा शॉक्ड और जड़ हो गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे
कि बीच में से हवा भी मुश्किल से गुजर रही थी। रिलैक्स रहो, उसने धीरे धीरे कहा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से उसे खुद से थोड़ा अलग किया। सब लोग मुझे भूल कर चले गए, तान्या हिचकियों के बीच बोली। किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। पुनीत थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। उन्हें लगता होगा कि तुम शायद चली गई हो, इसीलिए ऐसा हुआ, वरना वे ऐसा क्यों करेंगे। तान्या ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबा रखा, हिचकियां लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मगर मैं बहुत डर गई थी। पुनीत ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा, अच्छा बस खाना खाया। तान्या ने ना में सिर हिलाया और धीरे धीरे जवाब दिया, क्यों, दिल नहीं कर रहा था। वो दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे की मौजूदगी में थोड़ा सुकून महसूस करते हुए, और धीरे धीरे तान्या की हिचकियां भी कम होने लगी। हम चलें, बाहर कहीं खाना खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं, पुनीत ने कहा और उसका हाथ थामकर बाहर की तरफ बढ़ गया। दोनों ने बाहर जाकर खाना खाया और घर लौटे तो काफी देर हो गई थी। घर पहुंचकर पुनीत ने कपड़े बदले और कॉफी बनाने चला गया। तान्या भी अपने कपड़े बदलने लगी। कुछ देर बाद जब पुनीत वापस आया तो हाथ में भाप उठाते हुए कॉफी के मग थे। थैंक यू, इसकी बहुत तलब हो रही थी। तान्या मुस्कुराई। पुनीत ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों के बीच खामोशी छा गई। तान्या अपने दिल की बात कहना चाह रही थी, मगर लबों पर शब्द नहीं आ रहे थे। वो उसे यह बताना चाहती थी कि वह उससे अलग नहीं होना चाहती, अब उसके साथ रहना चाहती है। उसे पुनीत का साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल की यह बात जुबान पर नहीं आ रही थी। हालांकि तान्या एक भरोसेमंद और ईमानदार लड़की थी। कॉफी पीने के बाद पुनीत सोने के लिए ऊपर चला गया और तान्या भी सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर काफी दिनों के बाद अपनी डायरी निकाली और उसमें अपने दिल की सारी बातें लिख डाली। सोने से पहले उसने मन में ठान लिया कि कल वह पुनीत को बिना झिझक अपने दिल की सारी बातें बताएगी, मगर अगले दिन बारात की व्यस्तता के कारण उसकी यह बातचीत नहीं हो पाई। रिसेप्शन के दिन तान्या ने लाइट स्किन कलर की गाउन पहनी। आज उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी सास बिमला जी से अपने दिल की बातें कहेगी, लेकिन पुनीत कहीं नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद बिमला जी उठकर स्टेज की तरफ बढ़ी और उनके साथ साथ कुछ और लोग भी खड़े हो गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ रिसेप्शन के साथ साथ एक और खास अवसर मनाया जाने वाला है। बिमला जी ने सबको संबोधित किया। तान्या की निगाहें लगातार पुनीत की तरफ थी, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। आज वह अपनी भावनाओं को खुलकर कहने का पूरा इरादा बना चुकी थी। मेरे बेटे पुनीत की शादी के हिसाब से 1 महीने बाद आप लोगों को फिर से यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन अभी इस वक्त मेरे बेटे की मंगनी रिया के साथ है। रिया बेटा ऊपर आओ, बिमला जी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तान्या पर जैसे अचानक आसमान टूट पड़ा। सास के चेहरे से लग रहा था कि वह सब कुछ जानती हैं और तान्या से पूछकर ही कुछ कह रही हैं। तान्या के गले में जैसे आंसुओं का गोला बन गया। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही ताकि उसकी आंखों की नमी किसी को दिखाई न वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही ताकि उसकी आंखों की नमी किसी को दिखाई ना दे। फिर उसने चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान सजाई और स्टेज पर आई, जहां बिमला जी सबसे मुबारकबाद ले रही थी। जब तान्या आई तो रिया ने जल्दी से पुनीत का बाजू पकड़कर उसे नजरों से छू लिया। तान्या ने अपने दिल की धड़कनों को दबाते हुए चेहरे पर मुस्कान रखकर सभी को मुबारकबाद दी। कुछ देर बाद तान्या ड्राइवर के साथ घर निकल आई। घर पहुंचते ही उसने अपनी कल सुबह की फ्लाइट की टिकट कंफर्म करवाई और बैग में कपड़े रखे। अगली सुबह 10 बजे उसकी फ्लाइट थी, इसीलिए वो जल्दी लेट गई। सुबह 9 बजे उठकर तान्या फ्रेश हुई, कपड़े बदले और अपना अटैची उठाकर बाहर आई। लॉबी में सब लोग बैठे गप्पे मार रहे थे। उसके आते ही सभी चौंक गए। अरे, कहाँ जा रही हो? बिमला जी ने पूछा।
आंटी, मेरी फ्लाइट 11 बजे है, बस वापस जा रही हूँ। तान्या ने चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाई। सब एक पल के लिए चुप हो गए। पुनीत का दिल डूब सा गया। एक उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इसका असली जिम्मेदार वही है जिसने अपनी माँ की खुशी के लिए कल ना चाहते हुए रिया से मंगनी का फैसला किया था। अरे, ऐसे कैसे जा रही हो? अभी तो पुनीत की और मेरी शादी है ना, रिया ने तेज लहजे में कहा। सबके चेहरे पर अचानक नाराजगी उभर आई। बहुत अच्छी बात याद दिला दी तुमने, किसी ने भीतर ही भीतर कहा और माहौल में खामोशी फैल गई। तान्या बस धीमे से मुस्कुराती रही। अपने दिल में हल्की बेचैनी और गहरी राहत के साथ उसने जाने से पहले खुद से कहा, अब चाहे कुछ भी हो, वो अपनी भावनाओं में ईमानदार रहेगी। तान्या चेहरे पर मुस्कान सजाए लेकिन तल्ख लहजे में बोली। फिर सबके साथ बारी बारी मिलकर उसने धीरे धीरे बाहर जाने का रास्ता लिया। तान्या ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पहुंची। जैसे ही वह प्लेन में बैठी, उसका दिल मानो फटने ही वाला था। कितनी मुश्किल से उसने यह सफर तय किया था, यह सिर्फ वह खुद जानती थी। एयरपोर्ट पर तुषार पहले ही उसे लेने के लिए मौजूद थे। उन्हें देखते ही तान्या की आंखों में जमा आंसू बाहर आ गए। वो तुषार जी के सीने से लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी। तुषार जी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे पूछा, मगर तान्या लगातार रो रही थी। बताओ ना मेरी जान, क्या हुआ है? मेरा दिल दहल रहा है, तुषार जी ने प्यार भरे लहजे में कहा। तान्या ने आंसू पोंछते हुए हल्की दूरी बनाई और बोली, कुछ नहीं, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए आपको देखते ही आंसू निकल आए। चेहरे पर मुश्किल से मुस्कान बनाए हुए तुषार जी ने उसके झूठ को गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। पूरा रास्ता तान्या खामोशी से विंडो से बाहर देखती रही, अपने मन में हर बात सोचती रही। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से हल्का खाना खाया, फिर सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बेड पर लेटते ही उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। दिल चाहता था कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोए, अपने भीतर जमा हर दर्द बाहर निकाल दे, लेकिन तान्या बस चुपचाप खुद को थामे रही, आंसू और भावनाओं को अपने अंदर दबाए हुए। रात के अंधेरे में अकेली अपने ख्यालों में डूबी, मगर तान्या ने खुद पर काबू किया और सोने की कोशिश करने लगी। आधी रात को पुनीत कमरे में आया तो जैसे पूरे कमरे में उसकी मौजूदगी की खुशबू ही फैल गई हो। वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा और बैठ गया, हाथ से बेड पर अपने बिस्तर और तकिए पर महसूस कर रहा था, मानो तान्या की मौजूदगी को छू रहा हो। उसने तकिए पर पड़ा हुआ उसका स्कार्फ उठाकर अपने चेहरे के पास लगाया। मेरा दिल गलत था, मुझे लगा तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। आज सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, वरना आंखों से ही दिल की बातें निकलती। पुनीत ने धीरे धीरे कहा। आने वाले दिनों में वह जैसे हंसना ही भूल गया था। सब लोग उसकी हालत देखकर परेशान थे। शादी में 10 दिन बाकी हैं बेटा, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ। बिमला जी ने जब पुनीत को घर लौटते देखा तो उसे आड़े हाथों लिया। पुनीत ने बेबस होते हुए कहा, माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं इसे खुश नहीं रख पाऊंगा। आपने जबरदस्ती यह रिश्ता तय कर दिया और अब अचानक से शादी में निभाने की स्थिति में मुझे डाल दिया। मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है माँ, प्लीज अभी के लिए इसे रोक दीजिए। मैं यह नहीं कह रहा कि आप मंगनी तोड़ दें, बस थोड़ा समय दीजिए मुझे कि मैं खुद को संभाल सकूं, अपने दिल से तान्या को निकाल सकूं। आपने मुझे अपनी मोहब्बत का शौक मनाने का वक्त तक नहीं दिया। मेरा दिल जैसे फटने ही वाला है। मैं रिया को दुख नहीं देना चाहता, प्लीज आप ही समझ जाएं। वो बेबसी से बोल रहा था। वीरेंद्र साहब ने उसकी तरफ देखा और अपनी पत्नी बिमला जी को देखा, जो इस बार अपनी जिद पर अड़ गई थी। मुकम्मल बेबसी और पारिवारिक दबाव के बीच पुनीत का दिल टूटता जा रहा था और कोई भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। मुझे यह बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हम किसी लड़की की जिंदगी इस तरह खराब नहीं कर सकते। हमारी भी बेटियां हैं। अगर आपके बेटे ने इसी सिचुएशन में रिया को दुख दे दिया तो आप क्या करेंगी? वीरेंद्र साहब ने कहा।
वो संभाल लेगी इसे। और अब उस बेवफा लड़की की वजह से मैं अपने बेटे पुनीत को इस तरह जलते भटकते देखूं। मैं तभी इस रिश्ते के खिलाफ थी। बहुत रोना डाला मैंने कि मत होने दो यह सब, क्योंकि रश्मि कभी भी इस रिश्ते को रहने नहीं देगी। और वही बात तो हुई ना, उसने साबित कर दिया कि वो उसी की बेटी है। इतनी खुदगर्ज हम लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, हमारा प्यार भी उसे बदल नहीं सका। शादी के अगले ही दिन ना हमें कुछ बताया, ना जाने क्या सोचकर बस हमें आगाह कर दिया कि जा रही हूँ। बिमला जी तल्ख लहजे में बोलती चली गई। पुनीत चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। वो वार्डरोब से कपड़े निकालकर पलट रहा था कि उसकी नजर कमरे के साइड पर रखी तान्या की डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगा। जब उसने आखिर में लिखा हुआ पढ़ा तो जैसे उसकी सांसें थम गईं। प्यारी डायरी, मुझे लगा था कि मैं आज पुनीत से अपने दिल की बात कह दूंगी, मगर वह तो जैसे राजी थे उस बात से कि मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूं और वह आगे बढ़े। उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो रिया से मोहब्बत करते हैं। मैं अनजाने में उसे दिल में बसा बैठी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वह किसी और के बन चुके हैं। पुनीत की आंखों के सामने सब सच उजागर हो गया। दिल में बेचैनी, गुस्सा और प्यार का मिला जुला तूफान था। वो समझ गया कि तान्या ने कितनी मजबूरी और दर्द में यह सब लिखा था, और उसी दर्द की वजह से वह अब खुद भी टूट रहा था। अगर मैं यहाँ रुकी तो मर जाऊंगी। मैं अपने प्यार को किसी और का बनते हुए नहीं देख सकती। पुनीत जैसे जैसे तान्या की डायरी पढ़ता गया, उसका दिल खुशी और उत्साह से पागल हो रहा था। वो डायरी उठाकर भागता हुआ बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सबको बुलाने के लिए। माँ, वो मुझसे प्यार करती थी और बहुत ज्यादा करती थी। मैं यह समझ नहीं पाया। मेरा दिल कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है, मगर पता नहीं ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ। अगर उस दिन रिया की मंगनी नहीं हुई होती तो वह मुझसे इजहार करती। पुनीत एक्साइटमेंट में बोलते हुए बिमला जी के कंधों को थामे खड़ा था। मुझे जाना है उसके पास। मैं जाऊं ना माँ? उसके लहजे में खुशी की खनक थी और चेहरे पर उत्साह से भरी मुस्कान। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, सोचते हुए कि अब बिमला जी क्या कहेंगी और रिया का क्या रुख होगा। उसके दिल ने सुकून की सांस ली जब अनीता ने अपने साधारण लेकिन भरोसेमंद अंदाज में कहा, अरे ताई, मैं समझा लूंगी उसे। मैं तो पहले इस बात के खिलाफ थी कि इतनी जल्दी मंगनी नहीं होनी चाहिए, मगर आपको और उन लोगों को जल्दी थी। खैर, रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते, मैं रिया को समझाऊंगी। पुनीत जल्दी से अनीता के गले लग गया और भावुक होकर बोला, थैंक यू अनीता, थैंक यू सो मच। अच्छा, बस बस भाई, अब रुलाएगा क्या? जल्दी से तैयारी कर और हमारी भाभी को वापस लेकर आ। यह पल खुशी, राहत और उम्मीद से भरा था। पुनीत का दिल अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था और सब जानते थे कि आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला था, मगर अब उनके बीच की सच्चाई और मोहब्बत को कोई रोक नहीं सकता था। पुनीत ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, मैं जाऊं माँ? वो मुड़कर बिमला जी की तरफ देखता जो चुपचाप खड़ी थी। बिमला जी ने अपने बेटे पुनीत को देखा तो दिल के इनकार और बेचैनी के बावजूद उनका हृदय हल्का सा हिला। पुनीत उनके गले से लग गया। अगले दिन सुबह उसकी लंदन की फ्लाइट थी। पुनीत पहले ही तुषार जी को सारी बात बता चुका था। आने वाले वक्त को सोचते हुए वह बहुत खुश था। तुषार जी ने जब रश्मि जी को यह बात बताई तो वह निगाहें नीची कर उन्हें घूरने लगी। मैं अपनी बेटी को वहां हरगिज नहीं भेजूंगी। देखा ना उसकी क्या हालत हो गई है। उस दिन से न कुछ ठीक से खाती है न पीती है। वह तपती आवाज में बोले, तुम्हें नजर नहीं आती या फिर तुम सिर्फ अनजान बनती हो? शर्म कर लो, अपनी बेटी की खातिर मान जाओ, उसकी खुशी के लिए मान जाओ। मुझे तो जिंदगी भर तुमने कोई खुशी नहीं दी। मेरे देश से मुझे अलग रखा, मैंने सब सहा, मगर अब की बार मैं अपनी बेटी की खुशी में तुम्हें रुकावट नहीं बनने दूंगा। रश्मि जी तड़पते लहजे में बोली, आपको लगता है मैं उसकी दुश्मन हूँ तो और
उसे क्या कहते हैं? यह दुश्मनी ही तो है कि तुम अपनी बेटी की खुशियों को खुद निगल रही हो। वो पल भावनाओं से भरा था। तान्या की खुशी, पुनीत की राहत और रश्मि जी की मजबूरी, सब कुछ एक साथ झलक रहा था। हर किसी के दिल में हलचल थी, मगर अब सब जानते थे कि कोई भी रुकावट तान्या और पुनीत की खुशियों को रोक नहीं सकती। सिर्फ एक बार अपनी आंखों से यह नफरत की पट्टी उतार कर देखो। उनकी फैमिली ने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो बताओ। तुषार जी ने गंभीर लहजे में कहा। उसके दिल में जो जगह बनी है ना, यह चंद दिन वहां रहने की वजह से थी। मैं जानता हूँ उन सब ने तुम्हारी बेटी की नफरत के बावजूद भी उसे मोहब्बत दी, और यही चीज ने तुम्हारी बेटी को बदल दिया है। मगर तुम नहीं बदली, पर शायद मेरे जाने के बाद जरूर बदल जाओगी, जब तुम्हारा कोई अपना नहीं रहेगा। रश्मि जी तड़प उठी। वह चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं जानता हूँ कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुमने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं तुमसे इस तरह बात करूँ। खैर छोड़ो यह सब बातें और अपने दामाद के आने की तैयारी करो। कल वह सरप्राइज देने आ रहा है तुम्हारी बेटी को, और फिर उसके बाद अपनी बेटी के चेहरे की खुशी देखकर तुम्हें जो फैसला करना है तुम कर सकती हो, तुषार जी ने कहा, और फिर उठकर चले गए। अगले दिन तुषार जी ने पुनीत को एयरपोर्ट से पिक किया और जिस जगह तान्या काम करती थी वहां छोड़ दिया। वो वहां से तान्या को प्रपोज करने के लिए कई बैलून्स बनाकर हॉस्पिटल के ठीक नीचे खड़ा हो गया। उस वक्त तान्या अपने डॉक्टर साथियों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही थी कि अचानक से बाहर हलचल मच गई। सब लोग खिड़की की तरफ कुछ देख रहे थे। तान्या घबरा कर बोली, मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आप सबका ध्यान कहाँ है? अमित सर को पता चला तो गुस्सा आएगा, उसने डांटते हुए कहा। लेकिन लोग मुस्कुराते हुए वहां खड़े सभी आपस में बात करने लगे। तान्या गुस्से में पलटी और जब खिड़की के पास आई तो उसने देखा कि बैलून्स की लाइन लगी थी, कुछ 8-10 बैलून्स जिन पर एक एक वर्ड लिखा था। उसने जैसे ही पहला वर्ड पढ़ा उसका दिल धक से रह गया। आई लव यू तान्या, विल यू मैरी मी? व्हाट द हेल, कौन है यह बदतमीज? तान्या गुस्से में बाहर की ओर बढ़ी और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। लेकिन जब उसने सामने देखा तो पुनीत वहीं खड़ा था। उसकी सांस जैसे थम गई। उसने खुद को संभालते हुए आंखें जोर से बंद की और फिर दोबारा खोली, मगर पुनीत अब भी वहीं सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे वहीं पूरा सीन रचा गया हो। आई लव यू माई लव, पुनीत ने कहते हुए अपनी बाहें फैला दी। तान्या दौड़ती हुई उसके गले से लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बस मेरी जान, पुनीत ने उसका सर सहलाते हुए कहा। फिर अचानक तालियों की आवाज सुनकर दोनों जैसे होश की दुनिया में आए और एक दूसरे से अलग होकर इर्द गिर्द देखने लगे। इतने सारे लोग तालियां बजा रहे थे। वेरी नाइस कपल, एक व्यक्ति ने चहकते हुए कहा। दोनों मुस्कुराए। उसकी निगाह रश्मि जी और तुषार जी पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए गाड़ी के पास खड़े देख रहे थे। पुनीत और तान्या उनकी तरफ बढ़ गए। रश्मि जी ने पुनीत को गले लगाकर दिल की सारी कड़वाहटें मिटा दी थी। चलो भाई, कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं और फिर इंडिया कब जाना है इसके बारे में डिसाइड करेंगे, तुषार जी ने कहा। वे सब मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए। पुनीत और तान्या हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। दोनों जानते थे कि आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनके अपने उन्हें दिल से अपना चुके थे। तुषार जी अपने परिवार के साथ इंडिया वापस आ गए और जल्द ही धूमधाम से तान्या और पुनीत की शादी कर दी गई। रिया को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह एक समझदार लड़की थी। वह इस बात को समझती थी कि जबरदस्ती किसी को हासिल नहीं किया जा सकता। रिश्ते वही बेहतर होते हैं जिन्हें खुशी खुशी स्वीकारा जाता है। तान्या ने इंडिया में ही एक अस्पताल में जॉब ढूंढ ली थी और अब वह पुनीत और उसके परिवार के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रही थी। तुषार जी और रश्मि जी भी पास में ही रहते थे। तुषार जी अपने पिता के घर में ही दोबारा बस गए थे
और जब उनका मन करता था वह आराम से अपनी बेटी से मिल लिया करते थे। दोस्तों, शादी के फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को शादी करनी है उनसे पूछकर ही शादी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि यह कुछ दिनों की बात नहीं बल्कि जीवन भर का रिश्ता होता है और यह तभी टिक सकता है जब इसे खुले दिल से अपनाया गया हो। जबरदस्ती से जोड़े गए रिश्ते अगर निभाए भी जा रहे होते हैं तो वह महज समझौते होते हैं, उनमें खुशियां नहीं होती हैं। खुशियां उन्हीं रिश्तों में होती हैं जो खुशी खुशी जोड़े जाते हैं। जीवन साथी का वही रिश्ता बेहतर है जिसकी नींव प्यार और खुशी और सम्मान पर रखी गई हो। पुनीत ने अपने संयम, अच्छे व्यवहार और प्यार से तान्या का दिल जीत लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।